you know that recently Supreme Court of India has given a decision regarding the appointment of Election Commission in India? सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है जहां पर उन्होंने जो अपॉइंटमेंट प्रोसीजर होता है इलेक्शन कमिश्नर का और बाकी जो आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड जो अदर्स इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनके अपॉइंटमेंट प्रोसीजर के वहां पे एक मॉडिफिकेशन दिया है उन्होंने। जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का जो है उसमें एक पर्टिकुलर कमेटी के एस्टेब्लिशमेंट की बात की गई है और वो जो आपकी पर्टिकुलर कमेटी होगी उसमें आपके प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे या फिर लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होंगे, ठीक है, और आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहां पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की और वहां पे कंसर्न क्या थी और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो किसके रिगार्डिंग है। देखिए पहले बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि इंडिया में सुपरिंटेंडेंस, कंट्रोल एंड मैनेजिंग द इलेक्शन उस पे काम करती है, ठीक है। वो जो भी आपके चाहे आपका वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, आपके लोकसभा के जनरल इलेक्शन, राज्यसभा के इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन, अगर इस टाइप के कोई भी इलेक्शन है तो आपके इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराता है। और अगर बात करें हम इंडिया की तो इंडिया एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है जहां पर आपको पता है कि हम अपने बिहाफ पर अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं और वो डिसीजन लेते हैं। मेजर डिसीजन हमारी लाइफ से जुड़े, आप ये समझिए हमारी लाइफ में अगर कोई भी इंपैक्ट पड़ रहा है तो रिप्रेजेंटेटिव के जो डिसीजन है उनके बेसिस पे पड़ रहा है वो, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है डेमोक्रेसी में यहीं से पता चलता है। तो यहां पर अगर मैं इस पर्टिकुलर केस की बात करूं जो रिसेंट में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है, 2015 में एक पीआईएल फाइल की गई थी, ठीक है। पीआईएल में बोला गया था कि गवर्नमेंट जैसे इलेक्शन कमिश्नर को और इलेक्शन कमीशन के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और आपके अदर इलेक्शन कमिश्नर है उनको जैसे अपॉइंट करती है वो इंपार्शियल, ट्रांसपेरेंट नहीं है मैकेनिज्म, ठीक है। वहां पे क्या होता है, सिंपली मैं आपको बता दूं कि जो अभी तक जो प्रोसीजर है इलेक्शन कमिश्नर जो है उनके अपॉइंटमेंट का, वो प्रोसीजर क्या है, वहां पर आपके जो लॉ मिनिस्टर है वो एक लिस्ट जो है वो प्राइम मिनिस्टर को देते हैं और वो जो रिकमेंडेशन है उसके बेसिस पे प्राइम मिनिस्टर एडवाइज करते हैं प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट तब अपॉइंट करते हैं इलेक्शन कमिश्नर को, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी इलेक्शन कमिश्नर। मैं बता दूं आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में आपके एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 अदर जो है आपके इलेक्शन कमिश्नर है, ठीक है। तो अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के पर्टिकुलर डिसीजन की। बहुत सारे क्वेश्चन इस डिसीजन से आए हैं। यहां पर बोला गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो बेसिकली वोलेट करता है क्या, प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। अगर मैं सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता हूं तो यहां पे सेपरेशन ऑफ पावर क्या है, गवर्नमेंट के 3 इंपोर्टेंट ऑर्गन होते हैं, पहला आपका एग्जीक्यूटिव, फिर आपका जुडिशरी और फिर आपका लेजिस्लेटिव। आपको पता है इंडिया में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का ही पार्ट है एग्जीक्यूटिव, तो यहां पे क्लियर सेपरेशन होना क्या है, पॉसिबल नहीं है। बट अगर हम बात करते हैं जुडिशरी की तो यहां पर जुडिशरी को आपको सेपरेट करना अनिवार्य है दोनों ऑर्गन से, एग्जीक्यूटिव से भी, लेजिस्लेटिव से भी। तो लेजिस्लेटिव इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए जुडिशरी में, ना ही आपका एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस। ऐसे ही जुडिशरी को भी एग्जीक्यूटिव डोमेन में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, न ही लेजिस्लेटिव डोमेन में। इस पर्टिकुलर डिसीजन में बोला गया कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है गवर्नमेंट को बोला है कि आप ऐसी कमेटी एस्टेब्लिश करिए। क्या ये वोलेशन है, क्या ये केस ऑफ जुडिशियल ओवररीच है? तो यहां पे हम एग्जामिन करेंगे इसी पर्टिकुलर पॉइंट को, क्या ये इट ए केस ऑफ जुडिशियल ओवररीच। तो आपको पता है कि जुडिशरी को भी जो उनका स्पेयर है उसी में वर्क करना चाहिए, उनको भी यहां पे वोलेशन इस स्प्रिट का नहीं करना चाहिए। बट क्या सेपरेशन ऑफ पावर के साथ में कोई प्रिंसिपल नहीं है? आप बोलेंगे है। सेपरेशन ऑफ पावर के साथ में एक प्रिंसिपल आता है जिसको आप बोलते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस। चेक्स एंड बैलेंसेस क्या कहता है? चेक्स एंड बैलेंसेस कहता है कि ठीक है आपने सेपरेशन कर दिया डिफरेंट ऑर्गन में, अब पर यहां पर पर्टिकुलर ऑर्गन दूसरे ऑर्गन की वर्किंग को चेक कर सकता है अपने ही जो उसको लिमिटेड पावर कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है उसको यूज करके। जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास में जो आपके हायर कोर्ट्स है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इनके पास में पावर होती है जुडिशियल रिव्यू की, तो वो क्या कर सकते हैं, वो एग्जामिन कर सकते हैं किसी भी एग्जीक्यूटिव या फिर लेजिस्लेटिव वर्क को, ठीक है। तो यहां पे ये जो एग्जीक्यूटिव मैकेनिज्म जो चल रही थी, इस मैकेनिज्म को जुडिशरी ने चेक किया, तो एक तरीके से ये सेपरेशन ऑफ पावर के साथ में चेक्स एंड बैलेंसेस के अंदर आएगा। बट यहां पे गवर्नमेंट का भी जो स्टैंड है, गवर्नमेंट ने भी बोला है कि इस जुडिशरी को जुडिशियल रेस्ट्रेंट रखना चाहिए, जुडिशरी को अपना जो डोमेन है उसी में वर्क करना चाहिए, उसको एग्जीक्यूटिव स्फीयर को
को वॉयलेट नहीं करना चाहिए, एग्जीक्यूटिव स्फीयर में उनको नहीं जाना चाहिए या फिर लेजिस्लेटिव स्फीयर में। तो यहां पे मैं आपको बता दूं, जजमेंट में एक पर्टिकुलर चीज है, इससे आपको पता चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर जो आपका जजमेंट है ये क्या जुडिशियल ओवररीच है या एक्टिविज्म है। पहली तो चीज क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है गवर्नमेंट को, ठीक है, बोला है कि आप इस कमेटी को स्टैब्लिश करिए और ये कमेटी क्या करेगी, रिकमेंड करेगी प्रेसिडेंट को, तभी जाके प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे इलेक्शन कमिश्नर। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक और पर्टिकुलर स्टेटमेंट दिया है कि वी मेक इट क्लियर दैट दिस विल बी सब्जेक्ट टू एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, कि अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बना के आ जाती है, वो एक प्रॉपर एक मैकेनिज्म बनाती है अपॉइंटमेंट के लिए, तो यहां पर ये जजमेंट वैलिड नहीं होगा। फिर ये जजमेंट कब तक वैलिड है, ये जजमेंट तब तक वैलिड है जब तक पार्लियामेंट कोई लॉ नहीं बनाती। तो यस, इट इज ए केस ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म बट नॉट जुडिशियल ओवररीच। If you go by this terminology and what is made in the statement by judiciary ने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें क्या चीजें हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि उन्होंने बोला है कि अगर पार्लियामेंट लॉ बनाती है तो जो पार्लियामेंट की जो पावर है, जो उनकी पावर है लॉ मेकिंग में, उसको वोलेट नहीं किया है उन्होंने, ठीक है। तो पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, उसके बाद में ये जजमेंट इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो यस, it is a case of judicial activism but not a case of judicial overreach, but there are certain experts who are saying that judiciary is basically ओवरआर्किंग इट्स पावर, ये ओवर रीच है और जुडिशरी को जुडिशियल रेस्ट्रेंट शो करना चाहिए। गवर्नमेंट का भी अगर आप स्टैंड देखेंगे यहाँ पे, तो गवर्नमेंट ने भी यही बोला है कि जुडिशरी को जुडिशियल रेस्ट्रेंट रखना चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट आर्ग्यूड दैट इन द एब्सेंस ऑफ सच लॉ द प्रेसिडेंट हैज द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर। यस, इट इज करेक्ट कि वहां पे ये गिवन है कि आपका अगर आर्टिकल 324 देखें तो आर्टिकल 324 में आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि जो अपॉइंटमेंट प्रोसीजर है उसमें यहां पर पावर किसके पास में है, पावर है आपके प्रेसिडेंट के पास में, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन एंड अदर इलेक्शन कमीशन सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ मेड इन दैट बिहाफ बाय पार्लियामेंट बी मेड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के पास में पावर है जब तक कोई लॉ नहीं बनता, यही सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से दोहराया है, ठीक है। आपका आर्टिकल 324 में जो क्लोज 2 है उसमें जो प्रोविजन है वही सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो बोलता है, ठीक है। तो अगर पार्लियामेंट कोई लॉ लेके आएगी तो तब ये इनवैलिड हो जाएगा, पहली चीज ये। यस, इट इज ए केस ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, जुडिशियल ओवररीच या है या नहीं है वो पर्सपेक्टिव पे भी डिपेंड करता है, बट ये जुडिशियल एक्टिविज्म का तो केस है, ठीक है। अब आते हैं देखिए इलेक्शन कमीशन पे, थोड़ा इलेक्शन कमीशन के बारे में जान लेते हैं। तो इलेक्शन कमीशन जैसे मैंने आपको बताया कि एक ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, ठीक है, जो कि रेस्पॉन्सिबल है एडमिनिस्ट्रेटिंग द यूनियन एंड स्टेट इलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। वो मैंने आपको बताया कौन कौन से उसमें होंगे, वो सब होंगे आपके जनरल इलेक्शन यूनियन लेवल पे भी और आपके स्टेट लेवल पे जो स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन है। ये पहली बार कब स्टैब्लिश किया गया, ये 25 जनवरी 1950 को पहली बार इंडिया में इलेक्शन कमीशन स्टैब्लिश किया गया, ठीक है। पहले एक ही इलेक्शन कमीशन होता था, इलेक्शन कमिश्नर होता था, उसके बाद में फिर आपके आज अगर प्रेजेंट की मैं बात करूं तो आपके इलेक्शन कमीशन में 3 इलेक्शन कमिश्नर है, ठीक है। और अब बात करते हैं, देखिए मैंने पहले भी आपको बताया कि इंडिया एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में जो इंपोर्टेंस होती है आपकी इलेक्शन कमीशन की वो बहुत ही ज्यादा होती है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कैसे होती है, जहां पे आप क्या करते हैं, अपने बिहाफ पर डिसीजन मेकर्स को इलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर ये प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस फ्री एंड फेयर नहीं होगा तो क्या होगा, जो आपका फेथ है, जो लेजिटिमेसी है गवर्नमेंट में, वो डिक्लाइन होगी, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन प्रोसेस को फ्री एंड फेयर बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन को क्या करना पड़ेगा, आपको इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी की तरह वर्क करना ही पड़ेगा। इंडिया में ये करता भी है इलेक्शन कमीशन पे, बस कुछ अपोजिशन पार्टी और कुछ केसेस हुए हैं जहां पे थोड़ा पाया गया कि इलेक्शन कमीशन का एक रोल को क्वेश्चन किया गया है। अब उसमें कितनी सच्चाई है नहीं है वो भी डिपेंड करता है कि आप किस पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं, ठीक है। बट जब आपको एक इंडिपेंडेंट इंपार्शियल एनालिसिस करना हो तो आप हर बेसिस को देखिए। इलेक्शन कमीशन ने इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। हर जो ऑटोनोमस बॉडी होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होती है, हाँ वहां पे आपको पता है कि वो फंक्शन करेगी तो गवर्नमेंट के साथ में एक कंपैटिबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि वहां पे वो गवर्नमेंट को फेवर कर रही है, पर बहुत बार आपको पता है कि वो भी मैकेनिज्म गवर्नमेंट के साथ फंक्शन करती है। जो स्टाफ है इलेक्शन कमीशन का वो अपना नहीं होता, वो स्टाफ कौन किसका लेते हैं, वो गवर्नमेंट जो डेपुटेशन पे होते हैं लोग, ठीक है, वो सेंटर गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज होते हैं। तो बहुत सारी ऐसी केसेज है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं
हैं जहां पे इलेक्शन कमीशन का जो वर्किंग है उसको क्वेश्चन किया गया है, ईवीएम की वर्किंग पे भी क्वेश्चन किया गया है। बट अल्टीमेटली क्या है, पूरी डेमोक्रेसी के लिए, इंडिया के लिए इलेक्शन कमीशन को आपको स्ट्रेंथन करना बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन एक रेस्पेक्ट में सही है कि एक डायरेक्शन देगा, और जो मेरी अपनी ओपिनियन है वो है कि आपका जो पार्लियामेंट है वहीं से लो आना चाहिए। अगर आपका पार्लियामेंट से लो नहीं आएगा तो उससे क्या होगा कि जुडिशरी डायरेक्ट कर रही है, तो ये सच में जुडिशियल इंटरफेरेंस होगा। अगर पार्लियामेंट लो लेके आ जाती है तो ये एक अच्छा मूव रहेगा, और इससे क्या होगा कि जो पब्लिक फेथ भी है इलेक्शन कमीशन में, प्रोसेस में, वो और ज्यादा इंक्रीज होगा। सो दिस इज हाउ दिस केस वाज। तो आप अपने कमेंट करिए, आपको क्या लगता है कि इलेक्शन कमीशन की वर्किंग कैसी है, और आगे आपके क्या सुझाव है इलेक्शन कमीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए और इलेक्शन प्रोसेस जो है इंडिया में उसको फ्री एंड फेयर बनाने के लिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।